नमस्कार, सुनो यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां कौशाम्बी में नए बने दुर्गा भाभी सेतु में दरार आई है। दुर्गा भाभी सेतु का अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसकी नींव रखी थी। 292 करोड़ में बनकर तैयार हुआ है दुर्गा भाभी सेतु, जहां दरार पड़ते ही विभाग ने सीमेंट का लेप लगाकर अपनी खामियां छुपाई है। सड़क को जोड़ने वाली जगह पर 4 इंच का गैप आया है। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ को जोड़ता है ये दुर्गा भाभी सेतु, और इसमें दरार आने पर जहां अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पहले पैच वर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी ये मामला शांत नहीं हुआ। कौशाम्बी में इस नए बने दुर्गा भाभी सेतु में दरारें देखी जा सकती हैं। दुर्गा भाभी सेतु का हाल ही में अभी तक इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसकी नींव रखी थी। 292 करोड़ में बनकर ये तैयार हुआ। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह का ये कार्य किया गया है। इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरार पड़ते ही विभाग ने सीमेंट का लेप लगाकर खामियां छुपाने की कोशिश की है। सड़क को जोड़ने वाली 2 जगह पर ये जो जगह है, इस पर 4 इंच का गैप देखा जा सकता है। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ को ये दुर्गा भाभी सेतु जोड़ता है। इसकी मरम्मत तो की गई है, लेकिन जो गुणवत्ता है वो साफ तौर पर सवालों के घेरे में है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अभी तक इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसकी नींव रखी थी और सवाल कई खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अगर इस कमजोर पुल का इस्तेमाल भविष्य में लोग करते हैं तो उनकी जान के लिए भी ये बड़ा खतरा साबित हो सकती है। जैसे ही ये दरार देखी गई, अधिकारियों ने तुरंत पैच वर्क कराया। सीमेंट का लेप लगाकर खामियों को छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन ये खामियां कई सवाल खड़े करती हैं। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है कि अगर इस कमजोर पुल का इस्तेमाल किया जाता है तो कितना खतरा लोगों की जान पर बन सकता है। और अभिसार हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अभिसार, साफ तौर पर बड़ी लापरवाही, कई खामियां इस सड़क को जोड़ने वाले पुल में नजर आ रही हैं। अधिकारी क्या सिर्फ इस पैचवर्क से ही इसे सुधारने की कोशिश करेंगे या कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? बिहान मैं बता दूं आपको कि अभी फिलहाल विभाग की तरफ से ऐसा कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया है कि वो जो दरारें आई हैं, दरारों को सही करने का काम करें। फौरी तौर पर जब पता चला कि ये दरारें आ गई हैं तो वहां पर गए और सीमेंट का सिर्फ और सिर्फ लेप लगाकर दरारों को पूरा करने का काम किया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। ये उनकी गृह विधानसभा है, उनकी तहसील है, और ये तहसील में उन्होंने प्राथमिकता के तौर पर कौशाम्बी और प्रतापगढ़ को जोड़ने के लिए लगभग 292 करोड़ की लागत से ये पुल की शिलान्यास रखी थी। और अभी ये भी बता दूं कि इस पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है कि उद्घाटन से पहले ही इसकी हालत सब कुछ बयां कर रही है। कब तक इस पर कठोर कदम उठाया जाता है, देखना होगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करेंगे उपचुनाव के रण की। बड़ी खबर आपको दे दें, सैफई में आज प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव की अहम बैठक होने जा रही है। कार्यकर्ताओं के साथ शिवपाल यादव आज एक बैठक करने जा रहे हैं, जहां मैनपुरी उपचुनाव को लेकर शिवपाल की महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। अखिलेश यादव ने हाल ही में शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक बनाया है। स्टार प्रचारकों की सूची में 7वें नंबर पर शिवपाल यादव का नाम है, लेकिन शिवपाल यादव की अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आज वे एक अहम बैठक करने जा रहे हैं और उसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या इस पर वे कहते हैं। सभी की निगाहें उन्हीं पर टिकी है। इस बैठक के बाद क्या फैसला शिवपाल यादव का रहता है, इसी पर सभी की निगाहें हैं। आज सैफई में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव की अहम बैठक होने जा रही है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज वे बैठक करेंगे। मैनपुरी के उपचुनाव को लेकर बताया जा रहा है ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक तो बना दिया है, लेकिन अभी तक शिवपाल यादव की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे सीधा सैफई से। यूपी के ब्यूरो चीफ हमारे वीरेश पांडे जी जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, क्या आज फैसला हो जाएगा कि शिवपाल यादव की आगे की रणनीति क्या रहेगी?
देखिए, निश्चित रूप से इटावा के अपने आवास से सुबह 7 बजे शिवपाल यादव निकल चुके हैं अपनी कर्मभूमि जसवंत नगर, और उसके बाद से वो करहल जाएंगे, करहल के बाद किसनी जाएंगे, मैनपुरी भोगाव जाएंगे। वो पांचों विधानसभा में जाएंगे और जो उनके समर्थक हैं उनके मन को टटोलेंगे। कि स्टार प्रचारक देर रात अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया है शिवपाल यादव को, और रामपुर में, आजमगढ़ में, गोला के चुनाव में जो उपचुनाव हुए थे उसमें शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया था। और जो कल लिस्ट आई उसमें 7वें नंबर पर शिवपाल यादव का नाम है, जिसमें लिखा है कि विधायक ऑब्लिक पूर्व मंत्री शिवपाल यादव स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी। जब पहली बैठक हुई थी समाजवादी पार्टी की, जब 22 में रिजल्ट निकला था, उसमें जो दरार पड़ी थी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में, वो वही था जिसमें शिवपाल यादव ने कहा था कि मुझे बैठक में बुलाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि आप तो समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं हो, आप तो गठबंधन के विधायक हो। तो ऐसे में शिवपाल यादव ने कहा था कि मैं गठबंधन का अगर विधायक होता, मैं अगर गठबंधन से होता तो मैं बार्गेन करता, मैं सौदेबाजी करता और सौदेबाजी करके ज्यादा से ज्यादा सीट लेता, क्योंकि 1 दर्जन से ज्यादा सीट जब ओम प्रकाश राजभर और दूसरी पार्टियों को आप दे सकते हो, तो मैं अकेले सीट पर जसवंत नगर से क्यों चुनाव लड़ता, मैं सौदेबाजी करता। मैंने सौदेबाजी नहीं की थी और मैं एक तरीके से समाजवादी पार्टी का विधायक हूं और लिखित में विधायक हूं। लेकिन इस बात पर माने नहीं थे अखिलेश यादव और उस बैठक में नहीं बुलाए थे। और जो तलखी चाचा भतीजे के बीच में दिखाई पड़ी थी, मुलायम सिंह यादव के देहावसान या मुलायम सिंह यादव की गंभीर बीमारी के वक्त जब परिवार एक हुआ, जैसा कि चाहत जसवंत नगर, सैफई और आसपास के लोग करते हैं, वो चाहत दिखी और लगा कि परिवार कुनबा एक हो जाएगा। लेकिन मैनपुरी से डिंपल यादव को जब प्रत्याशी अखिलेश यादव ने बनाया, और ऐसे में जब रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव से कहा कि बिना शिवपाल के ये डगर बहुत कठिन होगी और डिंपल को प्रत्याशी बनाने पर ही शिवपाल मानेंगे, बहू होने के नाते वो आशीर्वाद दे सकते हैं। ऐसे में आनन फानन में डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया। तेज प्रताप यादव के नाम पर विचार नहीं किया गया, लास्ट में उनका नाम काट दिया गया क्योंकि वो उम्मीदवार लगभग बन चुके थे। ऐसे में शिवपाल यादव की भूमिका काफी अहम हो जाती है और वो जसवंत नगर, करहल के दौरे पर निकल चुके हैं। मैं इस वक्त जसवंत नगर में मौजूद हूं और जसवंत नगर में वो सुबह 7 बजे इटावा की कोठी से निकलकर पहुंच गए हैं। अपने लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनके मन को टटोल रहे हैं कि आखिर कौन सा फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जसवंत नगर मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही है। मुलायम सिंह यादव जब यहां से विधायक नहीं लड़े चुनाव, तो वो सीट जो है वो शिवपाल यादव को दी गई थी। इसलिए यहां की जनता का मन टटोलना बेहद जरूरी है। इसलिए शिवपाल यादव अपनी कर्मभूमि, मुलायम सिंह की कर्मभूमि, अपनी कर्मभूमि जसवंत नगर में पहुंचे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और इंतजार यही है वीरेश जी, इस मुलाकात के बाद किस नतीजे पर वे पहुंचते हैं और उसका खुलासा किस तरह से करते हैं। वीरेश जी, आप इस पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिर से आपका रुख करेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। मैनपुरी सीट पर आज भाजपा के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य नामांकन करेंगे। मैनपुरी कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन दाखिल करेंगे आज रघुराज शाक्य, जहां प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इनके अलावा कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, विधायक राम नरेश अग्निहोत्री भी इस दौरान साथ में मौजूद रहेंगे। तो आज भाजपा के प्रत्याशी रघुराज शाक्य मैनपुरी सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मैनपुरी कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन दाखिल आज में करेंगे। तकरीबन 11:30 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है जब वे नॉमिनेशन फाइल करेंगे, और इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे, और साथ ही कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, विधायक राम नरेश अग्निहोत्री भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो आज बड़ा दिन है। आज मैनपुरी सीट पर भाजपा के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य का नॉमिनेशन होना है। एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी भाजपा इसे लेकर चलेगी। और देखिए, ये वो नाम और चेहरे हैं जो नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहेंगे। रघुराज शाक्य के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री और भाजपा के ही विधायक राम नरेश अग्निहोत्री भी साथ में मौजूद रहेंगे। और चलिए, ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं। मैनपुरी से संवाददाता नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, कितना समय बचा है, कब नॉमिनेशन के लिए निकला जाएगा? देखिए, बिल्कुल, देखिए 11:30 से 11:45 तक यहाँ आने की संभावना है और विरासत की सियासत को चुनौती दी है
भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनौती दे रही है। और जो आप जिलाधिकारी कार्यालय देख रहे हैं, यहीं परसों डिम्पल यादव ने नॉमिनेशन किया और आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ नॉमिनेशन करने पहुँच रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के 2 बार के सांसद रहे हैं, 1 बार के विधायक रहे हैं रघुराज शाक्य, और उनको भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सोच समझ कर उतारा है। जातिगत समीकरणों के जरिए कहीं ना कहीं मैनपुरी के किले को समाजवादी पार्टी भेजना चाहती है। देखिए, बैरिकेडिंग हो रखा हुआ है, पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉय है। और यहाँ आज जब वो नॉमिनेशन के लिए पहुंचेंगे तो यहाँ जो पूरी मैनपुरी के जो पदाधिकारी तो रहेंगे, रामनेश अग्नोत्री हैं पूर्व मंत्री वो रहेंगे, जयवीर सिंह हैं सदर से जो विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री वो रहेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए एक तरह से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इलेक्शन में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं अर्पित चतुर्वेदी, उनसे ही बात करते हैं। आप बताइए कि रघुराज शाक्य वैसे तो इटावा के रहने वाले हैं, लेकिन मैनपुरी में उतारने के पीछे क्या सियासी समीकरण आप देखते हैं? देखिए, मैनपुरी में उतारने के पीछे सबसे पहले, क्योंकि दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे जाति समीकरण अगर हम देखें तो पहले नंबर पे यादव है जो कि 4.5 लाख है, और दूसरे नंबर पे 3 लाख के आसपास साक्य वोटर्स है। साक्य वोटर्स को हमेशा पिछली बार भी आप देखिए प्रेम सिंह साक्य को यहाँ से उतारा गया था, जिन्होंने जब 2019 का चुनाव था तो प्रेम सिंह शाक्य ने हारे थे मुलायम सिंह यादव से, लेकिन 94,000 वोटों से। तो जो गैप का जो अंतर है, मुलायम सिंह यादव कद्दावर नेता रहे, तो कहा जाए ये गैप का अंतर कम करना भी बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव साइन रहा। देखिए, मेन बात तो यही है कि प्रेम सिंह साक्य को जब इन्होंने उतारा तो केवल 94,000 की लीड रह गई थी, और वो भी मुलायम सिंह जैसे नेता के लिए। अब इन्होंने रघुराज साक्य को इसलिए लाए क्योंकि रघुराज साक्य कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की नीतियों को भी जानते हैं, क्योंकि वो इन्हीं की पार्टी से 2 बार विधायक, 1 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद भी रहे। 1999 में और 2004 में वो सांसद रहे, 2012 में इटावा सदर से हाँ 2012 में इटावा सदर से विधायक रहे। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सारी चीज़ों को जानते हैं, इस वजह से समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे ये करीबी भी रहे हैं। इसलिए पार्टी की क्या मजबूती है, क्या कमजोरियां हैं, ये रघुराज शाक्य को बेहतर तरीके से पता है। और कुल मिला के जब उनको टिकट नहीं दी गई 2017 में, तो वो शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रसपा में चले गए, और इस साल की शुरुआत में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो कुल मिला के कहा जाए 3-4 नामों पर विचार चल रहा था। फाइनली जो भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगाई है वो रघुराज शाक्य के नाम पर मोहर लगाई है। कुल मिला के शाक्य सैनी कुशवा वोटर की कहा जाए जाति क्षत्रप के तौर पर भी केशव प्रसाद मौर्य जाने जाते हैं, और आज वो डिप्टी सीएम उनके इस नामांकन में मौके पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिल्कुल बड़ा प्रभाव भी इस दौरान, ये जो तस्वीर आज नॉमिनेशन के दौरान निकल कर आएगी, नितिन, उसका नजर आएगा। नितिन, फिर से आपका रुख करेंगे जब नॉमिनेशन के लिए यहाँ ये तमाम दिग्गज पहुंचेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। आज नामांकन आरएलडी के सपा प्रत्याशी जहां मदन भैया भी करने जा रहे हैं। खतौली सीट से आज नॉमिनेशन होगा। आरएलडी और सपा का गठबंधन है। आरएलडी के खाते में सीट गई है, जहां से मदन भैया आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नामांकन में आरएलडी के सभी 8 विधायक मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता और आजाद समाज पार्टी के नेता भी इस दौरान पहुंचेंगे। खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज मदन भैया का नॉमिनेशन है। मदन भैया मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन से पहले आरएलडी कार्यालय पर इकट्ठा होंगे आरएलडी के नेता, इनके विधायक मौजूद रहेंगे और उसके बाद आगे निकला जाएगा। 8 विधायक हैं आरएलडी के, ये सभी नॉमिनेशन में साथ रहेंगे। आरएलडी के सपा प्रत्याशी मदन भैया आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। भाजपा के खाते की ये सीट जिस पर आरएलडी चुनाव लड़ रही है, सपा आरएलडी का गठबंधन है, और आज नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। तो आज नामांकन का दौर है, जहां मैनपुरी में भी नामांकन होगा भाजपा का, तो वहीं आरएलडी सपा प्रत्याशी मदन भैया भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उनके साथ सभी आरएलडी के 8 विधायक मौजूद रहेंगे। सबसे पहले आरएलडी के कार्यालय पर जाया जाएगा और वहां से ये सब नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट रवाना होंगे। तो खतौली विधानसभा बेहद अहम है। मदन भैया आरएलडी के यहां से उम्मीदवार है। गुर्जर जाट मुस्लिम समीकरण यहां काफी मजबूत माना जाता है। बात की जाए भाजपा कैंडिडेट की, तो राजकुमारी सैनी यहां से कैंडिडेट घोषित की गई हैं। उनके लिए सैनी, क्षत्रिय और कश्यप जो समीकरण है वो काफी मजबूत माना जा रहा है। इन्हीं समीकरणों के आधार पर पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। अब देखना होगा कि इन तमाम समीकरणों को साधने के लिए किस तरह से पार्टियां जोर मशक्कत करती हैं। ज्यादा जानकारी इस पर हमारे संवाददाता सनुज से ले लेते हैं। खतौली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनुज, सबसे पहले बताएं कि आरएलडी के आज जो उम्मीदवार अपना नामांकन कब फाइल करेंगे और किस तरह से ये नॉमिनेशन फाइल करने की पूरी प्रक्रिया आज उनकी रहेगी।
हाँ, देखिए आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने यहाँ से मदन भैया जो बाहुबली हैं, बाहुबली नेता है मदन भैया, उनको यहाँ मैदान में उतारा है और करीब 11 बजे के करीब वो जो नामांकन है वो यहाँ पर अपना दाखिल करेंगे। मैं इस वक्त देखिए कार्यालय है राष्ट्रीय लोकदल का, जिला मुजफ्फरनगर का कार्यालय है और यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं वो चल रही हैं। चूंकि जो पार्टी के 8 विधायक हैं उन 8 विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया है। राष्ट्रीय लोकदल के जो तमाम नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो 8 विधायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और देखिए नामांकन से पहले सभी को यहाँ कार्यालय पर बुलाया गया है और उनके आने जाने की और तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। उसके बाद जो मदन भैया हैं, मदन भैया यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ से ये लोग सीधे कलेक्ट्रेट में नामांकन करने के लिए जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो खतौली उपचुनाव है उसका जो मुकाबला है वो बेहद कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, जहां एक तरफ मदन भैया मैदान में है, वहीं विक्रम सैनी जो पूर्व विधायक है उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी को मैदान में उतारा है। यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो देखिए जाट, मुस्लिम और गुर्जर समीकरण के सहारे जो 2012 में यहाँ से गुर्जर प्रत्याशी बनाया गया था करतार भड़ाना को, वो चुनाव जीते थे और उसी के आधार पर यहाँ पर इस बार मदन भैया को मैदान में उतारा गया, चूंकि वो भी गुर्जर हैं। हालांकि चुनावी नतीजे क्या रहेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ हम राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं और यहाँ संदीप मलिक जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के, उनसे बात कर लेते हैं। मलिक साहब, सबकी नजरें टिकी हुई हैं, अहम चुनाव है खतौली उपचुनाव पर, सबकी क्या नतीजे रहे और आज किस तरह की नॉमिनेशन की तैयारी? आज राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी। ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए तनुज आपका। और सीधा लिए चलते हैं बलरामपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए। ये तस्वीरें आप देखिए जहां मुख्यमंत्री इस वक्त गायों को चारा खिलाने, सुबह के वक्त ये जो प्रक्रिया है, सीएम योगी आदित्यनाथ, अमूमन ऐसी तस्वीरें उनके सामने आई हैं जहां वे उन्हें गुड़ खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दिन की शुरुआत गौशाला में गायों को चारा देकर करते हैं और बलरामपुर के दौरे पर इस वक्त हैं वे, जहां गायों को गुड़ खिलाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का गौ प्रेम हमेशा नजर आता है। बलरामपुर के दौरे पर हैं वे आज और उनकी ये तस्वीरें सीधी आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज इस दौरे के बाद दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे। उससे पहले दिन की शुरुआत उन्होंने गौशाला में पहुंचकर गायों को गुड़ खिलाकर की है। ये सीधी तस्वीरें बलरामपुर से आप देख रहे हैं। ये गौ सेवा केंद्र है बलरामपुर का। इस गौशाला में सुबह सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो आज दिल्ली भी इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के जाने का कार्यक्रम है। अब एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां छेड़खानी से तंग आकर युवती लड़के के घर शिकायत करने पहुंची तो युवक ने उसे चौथी मंजिल से धक्का दे दिया। गंभीर हालत में लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना डूडा कॉलोनी के ब्लॉक 41 की है, जहां पड़ोस के ही सुफियान नाम के युवक से लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस की माने तो कुछ दिन पहले ही सुफियान ने अपनी प्रेमिका को मोबाइल फोन भी दिया था। इसकी जानकारी मिलने पर लड़की के परिजन सुफियान के घर शिकायत करने पहुंचे, जहां दोनों परिवारों में विवाद हो गया। इसी कहासुनी के बीच सुफियान अपनी प्रेमिका को 4 मंजिला छत पर ले गया और वहां से धक्का दे दिया। वारदात के बाद सुफियान फरार है। वहीं पुलिस केस दर्ज कर अब आरोपी की मां को हिरासत में ले चुकी है। पीड़ित परिजनों की माने तो समझौते के दौरान आरोपी की मां लड़की से शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया। पूरे मामले में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का भी मामला सामने आ रहा है। अपने परिजनों के साथ यहाँ पर रहती थी और इनका कतिपय कारणों को लेके अपने इसी डूडा कॉलोनी में ही दूसरे ब्लॉक में जो रहते हैं उनसे विवाद हुआ और तत्पश्चात जो इनकी जो छत से गिरने से इनकी मौत हो गई है। इस संबंध में समुचित धाराओं में और संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। उस लड़के ने ही धक्का दिया है शायद, हाँ उसी की वजह से वो मरी। उसी के बाद हम लोग कंप्लेन करने गए थे, शिकायत करने गए थे। वो मेरे भाई को मारने की धमकी दे रहा था कि मैं मारेंगे। लड़की का वीडियो बता रहा था, वीडियो है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें कर रहा था। कौन है? यहीं आगे एक लड़का रहता है। क्या नाम है? सुफियान। अच्छा, क्या पहले से जान पहचान थी? हाँ थी सर, जान पहचान पहले से थी, लेकिन हम लोगों ने सब खत्म कर दिया था, बात खत्म हो गई। वो उसको टॉर्चर कर रहा था। और इसी के साथ सुनो यूपी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।